Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the eVidya learning platform. Today from my constitution series, I have come with yet another topic that is ordinance. मैं विदुर शर्मा आप सभी का eVidya के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और आज मैं बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज अध्यादेश ऑर्डिनेंस. सो एज आई वाज डिस्कसिंग द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस कर रहा था. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है राष्ट्रपति की, दैट इज ऑर्डिनेंस, अध्यादेश. तो टुडे वी विल डिस्कस दैट व्हाट एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस मींस, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ऑर्डिनेंस कितने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू करता है और एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेवेंस क्या है. ऑलराइट, सो विदाउट wasting time, let me start the session. So as you all know that पार्लियामेंट, जो इंडिया का पार्लियामेंट है, जो संसद है, इट हैज पावर टू मेक लॉज. वही कानून बनाने की पावर होती है उसके पास. बट सपोज करो दैट आइदर ऑफ इट्स हाउस या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में से एक, और बोथ द हाउस या फिर दोनों, राज्यसभा भी और लोकसभा भी एब्सेंट हो, यानी कि सेशन ही ना हो पार्लियामेंट का, और या तो एक हाउस प्रेजेंट हो, लोकसभा प्रेजेंट हो, राज्यसभा एब्सेंट हो, या राज्यसभा प्रेजेंट हो, लोकसभा एब्सेंट हो, या फिर दोनों ही हाउस एब्सेंट हो. तो इस केस में राष्ट्रपति के पास पावर होती है लॉ बनाने की, और उस लॉ बनाने की कार्रवाई को बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस. हाउएवर, ये जो लॉ होता है ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से बाद में सैंक्शन होना जरूरी है. बट जिस टाइम तक के लिए राष्ट्रपति का ऑर्डर या राष्ट्रपति का बनाया हुआ कानून एप्लीकेबल होता है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम, उस टाइम पीरियड के लॉ को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश. इज इट ओके? तो फर्स्ट जो कंडीशन मैंने बताई, दैट व्हेन कैन ऑर्डिनेंस बी इंट्रोड्यूस, ऑर्डिनेंस कब आ सकता है, अध्यादेश कब आ सकता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, व्हेन बोथ द हाउस आर नॉट इन सेशन. जैसे पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट में दो हाउस है ना, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, तो आपको पता है अगर सपोज करो बिल बनाना है मुझे, पार्लियामेंट में अगर कोई बिल पास होता है तो उसका एक प्रोविजन है, पहले एक हाउस से चलेगा, फिर दूसरे हाउस में आएगा, और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट के एसेंट लगेगा, सिग्नेचर होंगे, तब वो बिल एक्ट बनेगा. ऑलराइट, ये प्रोसेस होता है. अगर सपोज करो बोथ द हाउस है ही नहीं सेशन में, दोनों हाउस एब्सेंट है, या फिर ऐसी कंडीशन है कि एक हाउस प्रेजेंट है, आइदर ऑफ द हाउस इज प्रेजेंट, तो इस केस में राष्ट्रपति के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस रिलीज करने की. ऑलराइट, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है या अध्यादेश ला सकता है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस ऑर्डिनेंस पावर is not discretionary. Very important. मतलब ये जो पावर है ना, ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करने की जो शक्ति है ना, ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, ये राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं ले सकता, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. ये राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस तभी लगाएगा जब उसके पास रिटन परमिशन होगी. किसकी, ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की. तो पहली चीज मैंने आपको बताई अध्यादेश की, कि अध्यादेश होता क्या है. तो अध्यादेश वो लॉ है जो राष्ट्रपति कब अप्लाई करता है, जब या तो दोनों हाउस में से, दोनों सदनों में से एक सदन उपस्थित हो, एक एब्सेंट हो, या फिर दोनों ही सदन एब्सेंट हो, दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के सेशन में ना हो.
देन ऑर्डिनेंस कैन बी अप्लाइड। सेकेंड चीज मैंने बताई कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये नहीं है कि आज एब्सेंट है और ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लगा देगा, नो। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस रिटन परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन परमिशन, जो मंत्री परिषद होता है हमारा, उसकी रिटन परमिशन के बाद ही ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट करता है। इज इट ओके? सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू नो। ऑर्डिनेंस आता कौन से अनुच्छेद में है? तो वो आता है अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है दैट ऑर्डिनेंस कैन बी रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब ये है, सपोज करो आज ऑर्डिनेंस लगता है 2020 में, और जो वो लॉ लेके आया हो सकता है उसे 2019 दिसंबर से लगाने की बात चल रही हो, तो 2019 से वो लॉ लग सकता है। रिट्रोस्पेक्टिव नेचर, पिछले टाइम से भी पेनल्टी लग सकती है, पिछले टाइम से भी लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है। ऑलराइट, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पार्लियामेंट, संसद, हैज टू अप्रूव द ऑर्डिनेंस विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली। देखो, हमारे इंडियन जो पार्लियामेंट होता है ना, हमारा जो संसद है, वो 6 महीने के अंदर तो विजिट करता ही करता है। जैसे जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है, तो रूल ये होता है कि 6 महीने के अंदर तो 2 सदन ना जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, अभी तो जैसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम चल रहा है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, लेकिन इसमें भी आप बजट के बाद कोशिश होगी कि 6 महीने के अंदर एटलीस्ट मीटिंग हो जाए पार्लियामेंट की। तो ये रूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब रूल क्या है? सपोज करो बोथ द हाउस इज एब्सेंट, सपोज करो या तो लोकसभा, राज्यसभा, आइदर ऑफ द हाउस या बोथ हाउस एब्सेंट है, तो ये कभी तो असेंबल होंगे। जब भी असेंबल होंगे, दोनों हाउस जब भी असेंबल होंगे, तब ये 6 वीक्स के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस पास करा है, राष्ट्रपति ने जो ऑर्डिनेंस लगाया हुआ है, उसे अप्रूव करेंगे। ऑलराइट, तो राष्ट्रपति का अप्रूवल होना जरूरी है ऑर्डिनेंस का। अगर ऑर्डिनेंस का अप्रूवल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो निरस्त हो जाएगा। इज इट ओके? तो आपको क्या समझ में आया? अध्यादेश लगता कब है? लगता है जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, या एक हाउस सेशन में, दूसरा सेशन में नहीं है। जब भी वो सेशन में आएंगे, जब भी दोनों हाउस अपनी सबमिट करेंगे, सेशन में आएंगे, तो 6 हफ्ते के अंदर, 6 वीक्स के अंदर, दे हैव टू एग्री और पास विद दिस ऑर्डिनेंस। वो उससे रिलेटेड उसे दोनों हाउस डिस्कस करके पास करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे नहीं करा तो वो जो ऑर्डिनेंस है, वो अध्यादेश जो है, वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे ही दोनों हाउसेज ने वो पास करा, तो नाउ इट विल बी नो मोर ऑर्डिनेंस। अब वो ऑर्डिनेंस नहीं कराएगा, अब तो सिंपल बिल ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। जब दोनों हाउस पास कर देंगे तब वो अध्यादेश नहीं रहा। अध्यादेश वो कब तक रहेगा? अध्यादेश वो जब तक रहेगा जब तक कि दोनों हाउस उसे अप्रूव नहीं करते। इज इट ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि ये जो ऑर्डिनेंस पावर है, अब आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि ये जो ऑर्डिनेंस पावर है, नंबर 1, इट इज नॉट डिस्क्रिशनरी। मतलब कि राष्ट्रपति अपने पर्सनल विवेक से पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये पावर जो है रिटन परमिशन, रिटन परमिशन ऑफ कैबिनेट, या मैं बोलूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन परमिशन के बाद ही वो एक्सरसाइज करेगा। नंबर 1 थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग इज प्रेसिडेंट कैन नॉट अप्लाई ऑर्डिनेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कि जो ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट बनाएगा ना, या जो भी लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू ला रहा है राष्ट्रपति, वो कोई ऐसा लॉ नहीं होगा कि जो संविधान में संशोधन कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहा हो।
ऑलराइट, यानी कि ऑर्डिनेंस में भी राष्ट्रपति वही बात आगे रखेगा जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात का लॉ नहीं बना देगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। इज इट ओके? तो यानी कि आउट ऑफ द ब्लू लाके वो कोई बिल नहीं ला सकता। अगर सपोज करो ऑर्डिनेंस भी आएगा तो उसमें भी वही सब्जेक्ट होंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इज इट ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संविधान संशोधन नहीं होगा। कभी राष्ट्रपति अपना सेशन में है नहीं पार्लियामेंट और वो संविधान संशोधन का कोई लॉ ला दे, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दो कुछ लिमिटेड्स हैं। ये लिमिट आपको याद रखनी है कि एक तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, नंबर वन। नंबर टू इज राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता, नंबर टू। नंबर थ्री इज मिनिमम पीरियड ऑफ ऑर्डिनेंस। अध्यादेश का मिनिमम पीरियड कितना हो सकता है, मतलब कितने मिनिमम पीरियड तक अध्यादेश चल सकता है। तो मिनिमम पीरियड होता है इसका 6 वीक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब भी दोनों हाउस विजिट करेंगे तो 6 हफ्तों के अंदर ना ये जो ऑर्डिनेंस है वो पास होना चाहिए दोनों हाउस से, दोनों हाउस उसे डिस्कस करके पास कर दें। ऑलराइट, सो दिस इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट related to ordinance. And last important point is maximum period. maximum period कि मैक्सिमम कितने पीरियड तक ऑर्डिनेंस लग सकता है। तो मैक्सिमम हो सकता है 6 months प्लस 6 वीक्स। इसका मतलब क्या हुआ 6 month प्लस 6 वीक्स का? देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे संसद के जो दोनों हाउसेज हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो 6 महीने के अंदर तो एक बार असेंबल जरूर होंगे ही होंगे। तो 6 महीने तो वो हो गए, मतलब मैक्सिमम ब्रेक कितने दिन का ले सकते हो, 6 महीने का। तो 6 months आर दोज, प्लस 6 वीक के अंदर उन्हें पास करना है वो, तो प्लस 6 वीक। तो मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस कितने दिन तक रह सकता है, मैक्सिमम एक अध्यादेश कितने दिन तक रह सकता है? ओनली फॉर 6 months एंड 6 वीक्स। इज इट ओके? और मिनिमम कितना रह सकता है? 6 वीक रह सकता है, क्योंकि 6 वीक्स के अंदर उसे पास करना ही करना है। आई होप ये आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा होगा, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग इट कंफ्यूजन दैट ऑर्डिनेंस का जो मिनिमम पीरियड है वो तो आपका है 6 हफ्ते, क्योंकि 6 हफ्तों के अंदर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट शुड एग्री विद इट। और मैक्सिमम पीरियड कितना है? 6 month प्लस 6 वीक, 6 महीने प्लस 6 वीक। मिनिमम पीरियड कितना है? 6 हफ्ते। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस में आपको क्या याद रखना है, अध्यादेश में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 123 में आता है, ये राष्ट्रपति की वो पावर है जब दोनों हाउस सदन के एब्सेंट हो या एक हाउस एब्सेंट हो, तो वो क्या कर सकता है, वो एक लॉ बना सकता है, लॉ पारित कर सकता है। दूसरी मैंने चीज आपको बताई कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, इसके लिए उसे रिटन परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए होती है। ऑलराइट, तो ये ऑर्डिनेंस जब भी पास कर सकता है जब रिटन परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे मिल जाएगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति ऐसी किसी चीज को ऑर्डिनेंस नहीं बताएगा जो संविधान में लिखी नहीं हो। पता चला आउट ऑफ द ब्लू उसने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया, नो, वो वही ऑर्डिनेंस बनाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नंबर वन। नंबर सेकेंड थिंग आई हैव टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे, संविधान संशोधन पे ऑर्डिनेंस पास हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश लेके आए जो संविधान का संशोधन कर रहा हो। इज इट ओके? और फिर मैंने बताया मिनिमम पीरियड कितना हो सकता है ऑर्डिनेंस का? 6 हफ्ते। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 6 हफ्ते प्लस 6 महीने। 6 महीने क्यों? 6 मंथ इसलिए बिकॉज दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मिनिमम या दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम 6 महीने तक ही एब्सेंट रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें एक बार जरूर मिलना होता है। तो जैसे ही वो बैठेंगे सेशन में, सदन में आएंगे, उसके 6 हफ्तों के अंदर वो उसे पारित कर देंगे। अगर उन्होंने पारित नहीं करा तो ऑर्डिनेंस वैसे ही 6 हफ्तों के बाद क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। इज इट ओके? सो आई होप यू हैव गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस मीन्स, अध्यादेश होता क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज पढ़ते हैं,
कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कंट्रोवर्सी में क्यों रहता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। इसने बोला दैट ये जो ऑर्डिनेंस की पावर है, अध्यादेश लगाने की पावर जो है ना राष्ट्रपति की, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि ये न्यायिक समीक्षा से बियॉन्ड नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू के से बियॉन्ड नहीं हो सकती। मतलब कि अगर राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस पारित कर रहा है और उसे लग रहा है, कंडीशन है, सेटिस्फेक्शन है राष्ट्रपति को कि मुझे ऑर्डिनेंस पारित करना है, अभी सेशन को, हमारे देश को लॉ की जरूरत है और सेशन प्रेजेंट नहीं है। सपोज करो उसका सेटिस्फेक्शन गलत हुआ, मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी से उसने लॉ पास नहीं करा, या उसने जल्दबाजी में लॉ पास किया, या उसने कोई गलत लॉ पास कर दिया, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कि ये डिस्क्रिशनरी पावर तो थी नहीं, क्योंकि ये रिटन परमिशन ऑफ कैबिनेट के पास हो रही है। और उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि वो गलत निकल गया, ऑर्डिनेंस जो अप्लाई कर रहा है वो आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का उल्लंघन कर दिया उसने, तो इट कैन बी जुडिशियल रिव्यू, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये बात कौन कह रहा है? ये बात बोल रहा है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन। कौन से ईयर में आया? 1976 में आया। तो उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसी ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकता प्रेसिडेंट, क्योंकि उसकी कभी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। नंबर 1। आगे चलते हैं। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970। इसने बोला दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रेसिडेंट डिसीजन कुड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इमीडिएट एक्शन। देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश कब ला रहा है? राष्ट्रपति अध्यादेश जब ला रहा है जब एक इमीडिएट लॉ बनाने की जरूरत है देश में, ठीक है, और हमारे दोनों हाउस, बोथ द हाउस और आइदर ऑफ हाउस प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो? मतलब कि भाई यही तो मतलब हुआ, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस क्यों ला रहा है कि हमारे देश को लॉ की बहुत जरूरत है, इमीडिएट एक्शन चाहिए लॉ बनाने में, लेकिन दोनों हाउस प्रेजेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति ने लॉ बना दिया, राष्ट्रपति लॉ लिया है। ये जो इमीडिएट एक्शन है, हो सकता है क्या पता राष्ट्रपति ऐसा ऑर्डिनेंस ला रहा हो जिसपे पहले डिस्कशन की जरूरत हो। समझ रहे हो? डिस्कशन, क्योंकि दोनों हाउस से जब बिल आता है, सपोज करो लोकसभा से कोई बिल चला, फिर राज्यसभा में आया, तो पहले वो लोकसभा में डिस्कस हो रहा है, फिर वो राज्यसभा में डिस्कस हो रहा है, तो यानी कि बिल पहले ढंग से समीक्षा हो रही है ना बिल की, तभी तो फाइनली पास हो रहा है। डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन से क्या होता है, एक अच्छा बिल निकल के आता है, कोई जो फ्लॉज होते हैं वो हम हटा देते हैं, जो उसके अच्छे पॉइंट्स होते हैं उन्हें और हाईलाइट करते हैं। तो अगर आप इमीडिएट एक्शन से कोई लॉ बना रहे हो ऑर्डिनेंस में, तो इसका मतलब आप डिस्कशन तो कर नहीं रहे, नंबर 1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इमीडिएट एक्शन है प्रेसिडेंट का, ये भी क्या हो सकता है, ये भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब कि अगर कोर्ट को लगे कि यार ये जो ऑर्डिनेंस बनाया इसके लिए और ज्यादा डिस्कशन की जरूरत थी, इस लॉ को लाने से पहले डिस्कशन की जरूरत थी, या ये इमीडिएटली नहीं लाना चाहिए था, तो उसकी भी क्या हो सकती है, उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, क्योंकि देखो, एक अच्छा संसद किसे बोला जाएगा? एक अच्छा संसद उसे बोला जाएगा जो लॉ मेकिंग कर रहा है ना, जब वो कोई भी बिल, कोई भी कानून बना रहा है, तो वो डिस्कशन से बना रहा है, ऐसे नहीं बना रहा वो खाली मंत्री परिषद की मर्जी से बना रहा है, वो ओवरऑल पहले हाउस का डिस्कशन कर रहा है, फिर वो फाइनली बिल पास कर रहा है। ऑलराइट, तो ऑर्डिनेंस में सबसे बड़ी जो फ्लॉ है ऑर्डिनेंस का, ये जो ड्रॉबैक है, वो यही है कि ये डिस्कशन नहीं कराता, तो वो जरूरी है। तो दिस इज हाईलाइटेड इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1982। एक्चुअली क्या होता है, इस केस ने भी एक चीज बोली दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। एक्चुअली चीज और होती है, जैसे सपोज करो प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस बनाया, ठीक है, हो सकता है वो 6 वीक के बाद क्या हो जाए, निरस्त हो जाए, ठीक है, दोनों हाउस उसे एग्री ना करे, पता चला फिर दोबारा प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल दे, रिपीटेड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, रिपीट कर दे, फिर दोबारा वो कैंसिल हो जाए। तो अगर वो रिपीटेशन भी करेगा ना, प्रेसिडेंट बार बार ऑर्डिनेंस भी बनाएगा, रिपीटेशन भी करेगा, वो भी क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि भैया जब एक बार कैंसिल हो गई वो चीज, तो आप दोबारा उसे उस पर ऑर्डिनेंस अध्यादेश क्यों लाए। इज इट ओके? सो दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, कि ये रिपीटेशन जो हो रहा है, अगर एक ही बार बार रिपीटेशन कर रहा है ना राष्ट्रपति, तो उस पर भी ऑर्डिनेंस, उस केस में भी क्या हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इज इट ओके? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अब एक केस और आपको याद रखना है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 केस। ये केस क्या बोलता है, ये केस वही बात बोलता है जो मैंने आपको ये बताई, दैट फ्रीक्वेंटली इशू एंड री इशू, बार बार अध्यादेश को आप फ्रीक्वेंटली इशू और री इशू करोगे, री इशू मतलब दोबारा से लाओगे, तो वो भी क्या करेगा, वो भी वॉयलेट करता है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो स्पिरिट है, ठीक है, उसे वो वॉयलेट करता है। तो इसने भी यही बोला, आपका डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस ने बोला दैट ऑर्डिनेंस जो है फिर कैन बी जुडिशियल रिव्यू। इज इट ओके? तो नाउ इन द नट शेल, तीन चार चीजें हमें क्या समझ में आई केस लॉ से। पहली चीज हमें ये समझ में आई कि ऑर्डिनेंस कांट बी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कांट बी फोर्स टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान को चेंज नहीं करेगा, ठीक है, पहली चीज हमें ये समझ में आई। दूसरी चीज ये समझ में आई, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कांट बी रीइशूड, वेरी इंपॉर्टेंट, रीइशूड, रीइशूड का मतलब है एक बार आया कैंसिल हो गया, दोबारा आपने वही सब्जेक्ट पे आप ऑर्डिनेंस लिया है, तो इसका मतलब आप रीइशू कर रहे हो चीजों को, तो रीइशू भी अगर आप कर रहे हो तो वो भी संविधान का क्या है, उल्लंघन है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इट कांट बी रीइशूड। सेकंड थिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू कि ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इफ इमीडिएट एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सपोज करो, जैसे मैंने दोबारा बताया, कोई बिल है या कोई वो लॉ ला रहा है राष्ट्रपति, उसमें वो इमीडिएट एक्शन से लिया आया, बट उस पर तो डिस्कशन रिक्वायर्ड था, ऑलराइट, वो बिल तो ऐसा था उस पर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट थी, आप उसे इमीडिएट एक्शन से ला ही नहीं सकते थे, उसमें दोनों संसद के डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ऐसे केस पे भी राष्ट्रपति बिना डिस्कशन के इमीडिएट एक्शन पे जानबूझ के ऑर्डिनेंस लगा रहा है, तब भी वो क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। इज इट ओके? तो ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली इसका मैं लाइव एग्जांपल बताऊं, तो जब आधार एक्ट का मैंडेशन आया था, मतलब आधार कार्ड को मैंडेटरी करना है, तो आधार कार्ड बिल जो पास हुआ था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास हुआ था। तो बाद में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टा स्वामी केस में उसे अबॉलिश कर दिया। अब क्या है, आधार कार्ड आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, पहले जब बिल आया था तो अध्यादेश के थ्रू आया था, तो उसे यही लगा सुप्रीम कोर्ट को कि इस पर डिस्कशन की जरूरत थी और ये एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे उन्होंने हटा दिया है। अब आधार कार्ड आपको जरूरत है सिर्फ सब्सिडी अवेल करने के लिए। पहले क्या था, जब ये बिल आया था तो बैंक वगैरह हर जगह आधार इंपॉर्टेंट था। तो ये मैं आपको लाइव
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2016 का ये केस है, आधार बिल जब पास हुआ था, और इसमें KS पुट्टास्वामी, ऑलराइट, ये KS पुट्टास्वामी ने बोला कि नहीं, इसका जब जुडिशियल रिव्यू हुआ, न्यायिक समीक्षा हुई, तो ये कैंसिल हो गया। ऑलराइट, तो ये एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। सो नाउ लेट मी सम अप दिस सेशन। सेकेंड चीज आपको एक और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ना, ये सेंटर लेवल पर तो राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 123 में, ठीक है। और स्टेट लेवल पर ये गवर्नर के पास है, राज्यपाल के पास है। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे, जब मैं गवर्नर में और डिटेल में बताऊंगा, बट अभी आपको याद रखना है कि अध्यादेश बनाने की पावर सेंट्रल लेवल पे तो राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 123 में, और स्टेट लेवल पर राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 213 में। ऑलराइट, तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कौन कौन ऑर्डिनेंस बना सकता है इंडिया में, तो राष्ट्रपति भी अप्लाई कर सकता है और आपका राज्यपाल गवर्नर भी अप्लाई कर सकता है। इज इट ओके? सो नाउ लेट मी सम अप दिस सेशन नाउ। अब थोड़ा सम अप करते हैं। तो एज आई हैव स्टार्टेड कि ऑर्डिनेंस कैसे आता है, तो आपको बस कैच वर्ड्स याद रखने हैं। जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या फिर एक हाउस हो दूसरा हाउस ना हो। सेकंड, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, अपने पर्सनल विवेक से ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकता। ये पावर वो एक्सरसाइज करता है बाय द रिटन परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्री परिषद है ना, उसकी रिटन परमिशन के बाद ये एक्सरसाइज करता है अध्यादेश। तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। उसके बाद मैंने मिनिमम टाइम पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड बताया। मिनिमम टाइम पीरियड होता है 6 हफ्ते, 6 वीक्स। 6 हफ्ते के अंदर जब भी दोनों हाउस पार्लियामेंट के आएंगे, उन्हें एग्री करना चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया मैक्सिमम पीरियड, तो मैक्सिमम पीरियड इज 6 months प्लस 6 वीक्स। तो मुझे लगता है आपको इसी सेशन में अध्यादेश पूरा याद हो गया होगा। तो जो कैच वर्ड्स होते हैं मैं बार बार उन पर एम्फेसाइज करता हूँ, बिकॉज एग्जाम में वही आता है। ऑलराइट, सो बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ डिस्क्रिशनरी पावर पर, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ मिनिमम पीरियड मैक्सिमम पीरियड पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसी स्टेटमेंट फॉर्म में वहीं पे वो डेप्थ चेक करते हैं। तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि ये जो अध्यादेश है ना, ये संविधान संशोधन से रिलेटेड नहीं आ सकता। इट कांट बी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये संविधान संशोधन से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। पता चला राष्ट्रपति कोई संविधान संशोधन से रिलेटेड ऑर्डिनेंस ले आए, नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता, नंबर 1। और सेकंड मैंने बात बताई है, ये उसी सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस ला सकता है जो सब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के सब्जेक्ट्स पर, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसपे हमारे पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है लॉ बनाने की, तो उस केस में ये ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। तो आपको तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। तो बार बार मैं इसे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, रिमेंबर इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैसे तो आई हैव टोल्ड यू मेनी केस लॉज, बट अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जरूर याद रखना, 1987 वाला, जिसमें ये बोल रहा है कि जिस इमीडिएट एक्शन से राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला रहा है, इट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है या न्यायालय को ये लग रहा है कि राष्ट्रपति को उस पर डिस्कशन लेने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में एक्शन लिया है, तो वो फिर खारिज हो जाएगा। ऑलराइट, सो जुडिशियल रिव्यू इस पर हो सकता है। एंड देन आई हैव टोल्ड यू द केसी कूपर के आरसी कूपर केस, आर ए के रॉय केस, एंड फाइनली द ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी री इशूड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनेंस अगर एक बार आया, ठीक है, वो सपोज करो कैंसिल हो गया, दोबारा आपने री इशू कर दिया ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट पर, तो वो भी क्या है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑलराइट, ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी रीशूड फ्रीक्वेंटली, बार बार आप उसे रीशूड नहीं कर सकते। तो ये बात कौन से केस में ओपन हुई, डीसी वाधवा एंड स्टेट ऑफ बिहार केस। So I hope you have enjoyed this session. You get to know what is ordinance. Ordinance is one of the important power. And before concluding, do remember
इट इज अ पावर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट एट सेंटर। सेंटर पे पावर राष्ट्रपति एक्सरसाइज करता है। कौन से अनुच्छेद में? 123, आर्टिकल 123 में। और स्टेट लेवल पर ये पावर एक्सरसाइज करता है कौन? राज्यपाल, यानी कि गवर्नर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 213 में। ऑलराइट, 213 में। So I hope you have enjoyed this session. Meet you soon in my next class. Till then, stay blessed. Stay tuned with eVidya. Good luck and have a nice day.